हाइपोग्लिसीमिया करा सकता है। सही है। डायबिटीज मिलेटस जो है हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो हाइपरग्लिसीमिया करेक्टराइज बाय हाइपरग्लिसीमिया, और रिजल्ट किसकी वजह से, डिफेक्टिव इंसुलिन प्रोडक्शन, यानी पेंक्रियास में कोई खराबी आ जाए, और इस पेंक्रियाटिक डिफेक्शन की वजह से डिफेक्शन इन इंसुलिन प्रोडक्शन आ जाती है, या सिक्रीशन में आ जाती है, या यूटिलाइजेशन में आ जाती है, यानी कभी कभी इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आल्सो लीडिंग कॉज फॉर हाइपरग्लिसीमिया। आपको पता है कि हमारे पास जो शुगर है, रेफ्लो जब हम करते हैं वो एक्स्ट्रा सेल्युलरली करते हैं। तो जब हम रेफ्लो करते हैं, जब एक्स्ट्रा सेल्युलरली जब आपका रेफ्लो लेवल बढ़ जाए एक्स्ट्रा सेल्युलरली तौर पे, तो हम इस रेफ्लो के बढ़ने को हम ये समझ सकते हैं कि सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। जब सेल को ग्लूकोज नहीं मिलता है तो हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्युलरली सेल के बाहर जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। जब सेल की लाइफ क्या है, ग्लूकोज ही है। जब नहीं मिलता है तो सेल डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए बी केयरफुल अबाउट हाइपरग्लिसीमिया इज द डेंजरस कंडीशन। इसी तरह हाइपोग्लिसीमिया भी डेंजरस कंडीशन है। जब हाइपोग्लिसीमिया है तो इसका मतलब सिर्फ जब एक्स्ट्रा सेल्युलरली कम होगा तो इंट्रा सेल्युलरली भी कम होगा, सेल को नहीं मिलेगा ज्यादा। तो इसलिए दोनों कंडीशन डेंजरस कंडीशन हो सकती है, तो हम इसको बी केयरफुल अबाउट दैट। Pathophysiology and etiology. There is an absolute or relative lack of insulin produced by the beta cell. बीटा सेल के जरिए इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाए, रिजल्टिंग इन हाइपरग्लिसीमिया करा देता है। डिफेक्ट एट द सेल लेवल, यानी ये बोल रहे हैं कि सेल लेवल में कोई डिफेक्शन आ जाए। इम्पेयर सेक्रेटरी रिस्पॉन्स ऑफ इंसुलिन टू राइज इन ग्लूकोज, या सेक्रेटरी एम्पेयर सिक्रीशन एम्पेयर हो जाए। सिक्रीशन एम्पेयर का मतलब ये कि ये तो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल एक खास लेवल होता है, जब ये बढ़ जाए फ्रॉम नॉर्मल लेवल तो हमारा इंसुलिन रिलीजिंग आ जाती है, इंसुलिन रिलीज रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। सही है। जब आपका रेफ्लो कम हो जाता है तो इंसुलिन रिलीज रिएक्शन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ग्लूकागोन रिलीज रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा अल्फा और बीटा सेल करा देता है। बीटा सेल का काम क्या होता है, आपका इंसुलिन प्रोडक्शन करा देता है। तो ये बोल रहे हैं कि डिफेक्ट्स एट द सेल लेवल इम्पेयर सेक्रेटरी रिस्पांस ऑफ इंसुलिन राइज एंड ग्लूकोज एंड इंक्रीज नोक्टर्नल हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन। नोक्टोरल हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन का मतलब है, नोक्टोरल का मतलब स्लीप से वो है, स्लीप से रिलेटेड है, स्लीप से रिलेटेड इंक्रीज आ जाए, इंक्रीज प्रोडक्शन हो जाए। यानी ग्लूकोन्यूजेनेसिस हमने कल पढ़ा था, इस पे हम नहीं पढ़ेंगे। आर सीन इन टाइप 2 डायबिटीज। etiology of type 1 diabetes is not well understood. इसके कोई कॉज, एटियोलॉजी का मतलब कॉज है, अभी तक नहीं पता चला है। वायरल है, ऑटो इम्यून है, इन एनवायरमेंटल थ्योरीज आर अंडर रिव्यू, इस पे काम हो रहा है। लेकिन जब एटियोलॉजी ऑफ टाइप 2 डायबिटीज जो है वो हेरिडेटरी भी हो सकती है, वो जेनेटिक भी हो सकती है, और ओबेसिटी भी हो सकती है, ये वजह भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर टाइप 2 डायबिटीज? हमारे पास क्या है, रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज एंड एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन इंक्लूड, इसमें क्या है, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकते हैं। द पेशेंट एज हैविंग फैमिली हिस्ट्री ऑफ जीएम, सो इसके जो डिसेंडेंट्स होंगे, इसके जो न्यू प्रोडक्शन होंगे उसमें भी ये ट्रांसफर हो सकता है। एथनिसिटी भी हो सकती है, एंड अ वैरायटी ऑफ अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। सही है। और इसके अलावा ओवरवेट, ओवरवेट का मतलब यानी आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स आर ग्रेटर देन 25 हो तो दिस इज आल्सो लीडिंग कॉज फॉर जीएम। दीज आर द रिस्क फैक्टर। तो इसलिए हमें इस पे भी कंट्रोल करना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो क्लोज रिलेटिव हो उसमें भी रिस्क फैक्टर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हैबिचुअल एंड एक्टिविटी, सही है, इसके वजह से भी हो सकती है। और इसके अलावा रेस एथनिसिटी, जैसे ब्लैक, हिस्पैनिक अमेरिकन, नेचो अमेरिकन, एलेस्कन अमेरिकन और पैसिफिक आइसलैंडर, इन लोगों में ज्यादातर चांसेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज है। इन लोगों में रिसर्च किया गया है। डायग्नोसिस ऑफ प्री डायबिटीज जो है, आइदर जो है हमारे पास क्या है, आईएफजी और आईजीटी, ये हमारे पास डायग्नोसिस फॉर डायबिटीज है। इसके अलावा फेरियर हिस्ट्री में हमारे पास कौन है, आप जेस्टेशनल डायबिटीज जो है, जीडीएम जो है जेस्टेशनल जो है, और बेबी वेटिंग ग्रेटर देन
9 जो है जब इसका फॉर्म एट बर्थ हो तो इसमें भी रिस्क फैक्टर है कि वो इसको डायबिटीज हो जाए। इसके अलावा एचटीएन हाइपरटेंशन भी हो सकती है अगर ये 140 से ग्रेटर आ जाए। सही है। और अदर रेस्पेक्टर जो हमारे पास एचडीएल हाई डेंसिटी लेपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो है, अगर ये क्या हो जाए, अगर ये हमारे पास इसको गुड प्रोटीन कहते हैं ना, गुड लेपोप्रोटीन कहते हैं, अगर इसका लेवल जो है 35 से कम हो जाए तो ये भी रेस्पेक्टर्स हैं। या ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है 250 से ज्यादा हो जाए तो ये भी रेस्पेक्टर है फॉर डीएम टाइप 2 डायबिटीज के लिए। हिस्ट्री ऑफ पोलिसिस्टिक ओवरी डिजीज जो है, पोलिसिस्टिक ओवरी डिजीज जो है फीमेल की होती है, मेल में नहीं होती। सही है। तो पोलिसिस्टिक ओवरी डिजीज की वजह से भी लीडिंग कॉज फॉरवर्ड जो कंट्रासेप्टिव पिल वगैरह जो फीमेल यूज करते हैं ज्यादातर, तो इसमें पोलिसिस्टिक ओवरी डिजीज होती है। और पोलिसिस्टिक ओवरी डिजीज जो है वो रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज की तरफ लेके जाता है आपको। इसके अलावा वेस्कुलर डिजीज भी रिस्क फैक्टर है फॉर टाइप 2 डायबिटीज के लिए। चिल्ड्रन फैमिली हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज एंड फर्स्ट और सेकंड डिग्री रिलेटिव में ज्यादातर चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा रेस एथनिसिटी में जो हमने अभी बता दिया, ये दोबारा रिपीट हो गया इसलिए दोबारा नहीं बता रहा हूँ। साइंस ऑफ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस और कंडीशन एसोसिएटेड विद इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे हमारे पास कौन सा है, एक, एक हमारे पास एकेंटोसिस नाइजीरियंस है, नेजरिकेंस है, और हाइपरटेंशन है, डिसलिपिडीमिया है, और इसके अलावा हमारे पास इसमें पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज जो है। और मैटरनल हिस्ट्री ऑफ जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटीज, अगर मैटरनल हिस्ट्री हो तो इसमें भी बच्चों में चांसेस हो सकते हैं कोर रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज हो सकते हैं। तो इसलिए जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो इसलिए हम बी केयरफुल अबाउट इट, इसका रेफ्लो वगैरह खास तौर पे देखते हैं। टेल टू द बेबी डिलीवरी तक हम महीने महीने में एक मरतबा खास तौर पे देखते हैं, और वो उसको भी बताते हैं, मदर्स को भी बताते हैं कि यू शुड टू कंट्रोल ऑन द टीएम। सही है, क्योंकि ये जेस्टेशनल डायबिटीज करा सकता है। दिस इज आल्सो कैन लीड टू डेंजरस कंडीशन। ऑनसेट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? ऑनसेट इज एब्रेट विद टाइप 1 एंड इंसिडियस विद टाइप 2। हाइपरग्लाइसीमिया में हमारे पास वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब हमारे पास कौन से साइन सिम्टम्स होंगे? पोलियूरिया होगा, 3 पीज होंगे ज्यादातर, पोलियूरिया, पोलिडिप्सिया। पोलियूरिया का मतलब यूरिन का ज्यादा आना। पोलिडिप्सिया का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? पोलिफीजिया तो हमारे पास ज्यादा भूखना, ज्यादा खाना। और पोलिडिप्सिया का मतलब ये है कि ज्यादा पीना। ये तीनों पीस जो है हमारे पास मेन साइन सिम्टम्स हैं जो हम बता सकते हैं द पेशेंट में हैव हाइपरग्लिसीमिया। वेट लॉस भी हो सकता है, फटीग भी हो सकता है, और ब्लड विजन भी हो करा सकता है। सही है। तो इसलिए वी शुड टू कंट्रोल द हाइपरग्लिसेमिया एज अर्ली, और इसी तरह हाइपोग्लिसीमिया को भी कंट्रोल करना होता है। दोनों कंडीशन है, यानी इसको बैलेंस रखना होता है। अल्टर टिश्यू रिस्पॉन्स भी, अल्टर टिश्यू रिस्पॉन्स भी ये हो सकता है। पुअर वोंड हीलिंग हो सकती है जब व्हेन द पेशेंट इज हैविंग हाइपरग्लिसीमिया। सो इन लोगों का हीलिंग प्रोसेस जो है वो क्या हो जाती है, डिले हो जाती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजनेशन वेल नहीं होती है। इसके अलावा वहां पर द बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन जो है हाईली प्रोन होती है, वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चांसेस ज्यादा होती है। इसके अलावा नेरोपैथिक यानी ब्लड सप्लाई अल्ट्रेशन की वजह से भी पुअर वुंड हीलिंग होती है। सही है। डायबिटीज वालों को रिकरेंट इन्फेक्शन मैंने आपको बता दें, यही वजह, ब्लड सप्लाई कम होती है। रिकरेंट इन्फेक्शन ये होती है कि बैक्टीरिया जो है हाईली अट्रैक्टिव टुवर्ड्स टू द डीएम साइट, डायबिटीज लोगों की तरफ वो हाईली अट्रैक्टिव होती है। इसके अलावा हमारे पास और क्या है, इसके अलावा पार्टिकुलरली ऑफ द स्किन एंड जेनेटरी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी वहां पर जेनेट्रो यूरिनरी इन्फेक्शन की भी चांसेस ज्यादा हो सकती है। सही है। इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज है, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में डायग्नोसिस में हम क्या क्या करते हैं? Diabetes can be diagnosed and any of the following ways, किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं, and should be confirmed on different day by any of these tests। FBS भी करते हैं, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो आप लोग करते रहते हो, आप ग्रेटर दें और इक्वल टू 126 mg/dl। ये बुकेश है जो क्या बोलते हैं ब्रूनर एंड सोदात बुक में ये लिखा गया है। और इसके अलावा रेंडम ब्लड ग्लूकोज जो है अगर ग्रेटर दें या 200 से या 200 से ज्यादा होना चाहिए विद क्लासिकल सिम्टम्स। इसके साथ अगर ये ज्यादा हो जाए
200 से ज्यादा हो जाए तो फिर ये कंडीशन हो सकती है पोलियूरिया, पोलिडिप्सिया एंड पोलिफीजिया, और वेट लॉस हो सकते हैं। नोट दिस प्रेजेंटेशन इज डायग्नोस्टिक एंड डज नॉट रिक्वायर रीटेस्टिंग। ये OGTT टेस्ट भी करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट भी करते हैं, सही है। अ, अगर ये ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट OGTT अगर ये हमारे पास इक्वल टू 200 या ग्रेटर देन 200 हो जाए ऑन द 2 आवर सैंपल, यानी 2 घंटे के खाने के बाद जब हम ये कर लेते हैं, अगर ये ज्यादा आ जाए, सो वी कैन कंफर्म दैट द पेशेंट एज हैविंग व्हाट, एज हैविंग DM। इसके अलावा दूसरा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में हमारे पास क्या टेस्ट ऑफ ग्लूकोज कंट्रोल ओवर टाइम, और हमारे पास क्या है, ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन एंड प्रक्टोसामिन ऐसे जो है, दिस टेस्ट आर नॉट यूज फॉर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। लेकिन हमारे पास HB, जिसको हम क्या कहते हैं ग्लाइसेट हेमोग्लोबिन जो है, हमारे पास HB1C है जो हम ये करते रहते हैं। स्क्रीनिंग फॉर टाइप 2 डायबिटीज के लिए हमारे पास कौन है, नॉन प्रेग्नेंट जो है, एडल्ट ओल्डर देन एज, जिसका एज क्या हो 45 हो, एवरी 3 years और एवरी 1 to 2 hours करनी चाहिए विद एनी रिस्क फैक्टर्स, सही है। चिल्ड्रन में क्या करते हैं, स्टार्ट स्क्रीनिंग एट द एज ऑफ 10 और ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जब भी इसकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट होना शुरू हो जाए, तो हमें टेस्ट करना चाहिए। इफ ओवरवेट एंड हैज एनी टाइप 2 रिस्क फैक्टर्स एंड स्क्रीनिंग एवरी 2 years देयर आफ्टर, अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर नजर आ रहा हो कि ये हो सकता है, तो हमें 2 साल के बाद ये रिपीट करना चाहिए। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज इज द प्रेफर्ड मेथड है हमारे पास, प्लस फास्टिंग FBS वगैरह हम ये करते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट क्या है, अगर पेशेंट इफ यू डायग्नोज दैट द पेशेंट इज हैविंग DM, अगर पेशेंट को क्या है डायबिटीज है, तो आप कैसे डायग्नोज करोगे। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हमारे पास क्या है, डाइटरी कंट्रोल है, और डाइटरी कंट्रोल एंड कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन भी हो सकती है, सही है। डाइटरी कंट्रोल विद कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन मीन ये है कि सबसे पहले हमारा क्या है, डाइटरी कंट्रोल होता है, कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन हाई कैलोरिक डाइट वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग देखें कि वन आर द रिस्क फैक्टर्स ओबेसिटी। तो आप क्या करोगे, ओबेसिटी को कंट्रोल करोगे, तो फिर ये रिस्क फैक्टर ऑफ DM क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सही है। कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड सैचुरेटेड फैट वगैरह नहीं देंगे टू मेंटेन आइडियल बॉडी वेट। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फैट आते हैं, वन इज सैचुरेटेड एंड द सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड फैट। तो आप लोग प्लीज ये मैसेज में आप लोग बता दो कि सैचुरेटेड फैट किसे कहते हैं, व्हाट इज सैचुरेटेड फैट। क्या आप लोग यही पर हो, कहीं और हो। याद रखो कि हमारे पास सैचुरेटेड फैट वो फैट होता है जो क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, सही है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और इसके अलावा ये नॉर्मल टेम्परेचर में, जैसे हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, इसको हम सैचुरेटेड फैट फैट कहते हैं। सैचुरेटेड फैट जो होती है हमारे पास ये एनिमल ओरिजिन से ज्यादा आती है, और सैचुरेटेड फैट जो है हमारे जिस्म के लिए नुकसानदा होती है एज कम्पेयर टू द अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट उस फैट को कहते हैं जो नॉर्मल या रूम टेम्परेचर पे वो क्या होते हैं, माया होती है। जैसे हमारे पास सनफ्लावर है, जिसको हम क्या कहते हैं, मीजान ऑयल। ये ऑयल जो होती है, मीजान ऑयल, ये सब चीजें जो हम खाने में यूज करते हैं, उसको हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। जैसे हमारे पास सरसों का तेल, वो अनसैचुरेटेड फैट में आते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लग बनाने की चांसेस नहीं होती इन चीजों को, यानी सनफ्लावर वगैरह अगर हम यूज करेंगे, ऑयल वगैरह यूज करेंगे। वाइल हम जो घी वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सोलेट में होते हैं, जब हम टेम्परेचर ज्यादा करते हैं वो माया हो जाते हैं। लेकिन हमारे जिस्म में तो इतना टेम्परेचर नहीं है कि उसको माया करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पराठा वगैरह हम जो खाते हैं, ये और हाईली तली हुई चीजें जो खाते हैं, वो सैचुरेटेड फैट में ही बनी हुई होती है। इसलिए दिस टाइप ऑफ डाइट कैन लीड टू आर्थरोस्क्लेरोसिस। तो हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेटेड फैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी, सही है, और ये बॉडी वेट भी बढ़ा देते हैं। तो इससे बी केयर अबाउट द यूजिंग ऑफ सैचुरेटेड फैट्स। तो सैचुरेटेड फैट भी कंट्रोल करना चाहिए, अगर इफ यू वांट टू कंट्रोल ऑन योर, if you want to control on what, if you want to control on your DMs। the goals of meal planning, हमारा गोल क्या है, यानी खाने का प्लानिंग, मेरा गोल क्या है, इस कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड लिपिड लेवल, दोनों को कंट्रोल करना है।
मैंने ये कहा लिपिड लेवल पे कैसे कंट्रोल करोगे, सैचुरेटेड फैट। जो रूम टेम्परेचर पे यानी एनिमल सोर्स वाली ओरिजिन वाली चीजों को यानी चर्बी वगैरह कम यूज करोगे, ज्यादा गोश्त नहीं खाओगे क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट की चांसेस ज्यादा हो सकती है। वेट रिडक्शन इज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर टाइप 2 जीएम। तो आपको एज अ नर्स पता होना चाहिए इफ द पेशेंट हैज हाई वेट, सो यू शुड टू गिव द टीचिंग। आप ये टीचिंग दोगे कि क्या करोगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट आपका इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, वेट पे कंट्रोल करना। अगर वेट पे कंट्रोल करोगे सो यू विल बी ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका डीएम टाइप 2 पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए जैसे हम ओरल ड्रग देते हैं, जैसे ग्लूकोपेज देते हैं, तो ग्लूकोपेज क्या करता है, ग्लूकोपेज का फंक्शन ही यही होता है कि आपके वेट को क्या करता है, कम कर देता है। तो जैसे जैसे वेट कम होगा तो यू विल बी कंट्रोल ऑन योर वेट, ऑन योर वेट। इसके अलावा एक्सरसाइज भी है। हाउ टू कंट्रोल द डीएम, एक्सरसाइज रेगुलरली, रेगुलरली आप एक्सरसाइज करोगे, मॉडरेट एक्सरसाइज परफॉर्म टू 30 to 60 मिनट डेली डेज ऑफ द वीक, प्रमोट द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर ये आप एक्सरसाइज करोगे तो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। इसके अलावा इसके अलावा क्या होगा, असिस्ट विद वेट कंट्रोल। आप वेट कंट्रोल को क्या करोगे, असिस्ट करोगे। और इसके अलावा असिस्ट विद वेट कंट्रोल एनहेंस द एक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की एक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी जब इस तरह करोगे। और इंप्रूव कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। सही है। मैं पहले आप लोगों की हाजिरी तो लूंगी कि आप लोग कितने लोग हो। सही है। इसके अलावा आप क्या करोगे, कार्डियोवैस्कुलर की फिटनेस को बढ़ा देते हो। सही है। सॉरी। हमारे पास ये है